देखिए भाई, अभी हमने आपको बताया था इससे पहले कि थैलिक एनाटाइड से क्रिया, तीसरी अपक्रिया थी। अब देखिए चौथी अपक्रिया, थैलिक एनाटाइड से क्रिया को दोबारा समझ लीजिए। ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन है, इसको अब एक बार समझ लीजिए। ऑर्थोजाइलिन, इसकी रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑर्थोजाइलिन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो अपने को थैलिक एनाटाइड प्राप्त होता है, भाग मिल जाता है 3H2। ये जो है थैलिक एनाटाइड है, ये थैलिक एनाटाइड है। थैलिक एनाटाइड की क्रिया कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 के उपस्थिति में फिनॉल के साथ। फिनॉल के साथ कराते हैं इसकी अपक्रिया कंसंट्रेट किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। ये आपका हो गया थैलिक एनाटाइड। यहां से देखिए गया, यहां से गया वो H2 बाहर हो जाता है। कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है बेटा, इसकी उपस्थिति में हो रही है कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, और इसमें H2 बाहर कर रहा है। अब देखिए ये इसमें जुड़ जाएगा, प्राप्त हो जाता है ये उत्पाद OH। इस प्रकार यहाँ पे भी क्या प्राप्त हो जाता है, एक तो वलय होती है, बेंजीन वलय होती है, यहाँ पे OH, ये दोनों कार्बन से जुड़ जाते हैं, और यहाँ पे एक इस प्रकार से वलय होती है, ये जुड़ी होती है इससे C डबल बॉन्ड O। ये जो प्राप्त हुआ है ये कहलाता है फेनोक्सिलिन। क्या है, फेनोक्सिलिन। नेक्स्ट अपक्रिया है फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया ये चौथी रिएक्शन है, इसे लेटरल माने से अपक्रिया भी कहते हैं। लेटरल माने से अपक्रिया, इसको लेटरल माने से अपक्रिया भी कहते हैं। ये अपक्रिया मैंने आपको 15वें पार्ट में करा दी है, 15वें पार्ट में बहुलक में ये अपक्रिया हमने आपको करा दी है। इससे बेकेलाइट प्लास्टिक का निर्माण होता है, ये हमने आपको करा दिया है पहले ही, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे नहीं। नेक्स्ट फिनॉल के उपयोग देखिए, फिनॉल के उपयोग क्या होते हैं, फिनॉल के यूज क्या होते हैं, फिनॉल के उपयोग क्या होते हैं। फिनॉल के यूज देखिए, फिनॉल के उपयोग देखिए। पहला इसका यूज क्या है, बेकेलाइट प्लास्टिक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बेकेलाइट प्लास्टिक बनाने में इसको काम में लिया जाता है। दूसरा इसका यूज क्या है, पिक्रिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग होता है, पिक्रिक अम्ल बनाते हैं इससे। तीसरा इसका यूज क्या है, कार्बोनिक साबुन जो होते हैं, जो प्रतिरोधी होते हैं, जैसे डिटॉल वगैरह है, कार्बोनिक साबुन, कार्बोनिक साबुन बनाने में जो प्रतिरोधी के रूप में काम आते हैं, जो प्रतिरोधी के रूप में काम आते हैं, प्रतिरोधी के रूप में काम आते हैं, जैसे डिटॉल है। क्या है, डिटॉल है। डिटॉल जो होता है उसका नाम होता है क्लोरोजाइलिनॉल, यानी कि 4-क्लोरो 3,5 डाइमेथिल फिनॉल, ठीक है ना। नेक्स्ट है फिनोक्सिलिन सूचक बनाने में, फिनोक्सिलिन सूचक, फिनोक्सिलिन सूचक को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिनोक्सिलिन सूचक, फिनोक्सिलिन सूचक बनाने में इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है कीटनाशी दवाइयां बनाने में, कीटनाशी
दवाई बनाने में, कीटनाशक दवाई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट है इसका उपयोग औषधि बनाने में। लास्ट है इसका उपयोग औषधि बनाने में। औषधियों के निर्माण में, जैसे एस्पिरिन, सेलॉल, एस्पिरिन, सेलॉल, सैलिसिलिक अम्ल, बनाने में। ठीक है ना, इनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इन उपयोगों को आप बता दीजिए। फिनॉल आपका समाप्त होता है। इन उपयोगों को आप बता दीजिए। फिनॉल आपका समाप्त है। ठीक है ना, इसको बताइए। इन उपयोगों को बता दिया, आप जल्दी से बताओ। जल्दी बता रही भाई। बता रही बेटा जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक डालिए ईथर। नेक्स्ट टॉपिक डालो ईथर। नेक्स्ट टॉपिक डालिए ईथर। नेक्स्ट टॉपिक डालिए ईथर। ईथर क्या होते हैं सुनो। ईथर एल्केन के एल्कोक्सी उत्पन्न होते हैं। ईथर जो होते हैं वे एल्केन के एल्कोक्सी उत्पन्न होते हैं। ईथर एल्केन के एल्कोक्सी उत्पन्न होते हैं। ईथर एल्केन के एल्कोक्सी उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? एल्कोक्सी उत्पन्न होते हैं। जैसे एल्केन RX होता है, इसमें से H हटा दूं मैं, OR लगा दूं, क्या प्राप्त होगा? ROR। ये ROR क्या होता है? ईथर होता है। क्या होता है? ईथर। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O। ईथर का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और ये O। ये ईथर का सूत्र होता है और ईथर को ROR से शो किया जाता है। ROR से इसको प्रदर्शित किया जाता है। किसको? ईथर को। ठीक है ना? ये जल के डाई अल्किल उत्पन्न होते हैं, जबकि एल्कोहल के मोनो अल्किल उत्पन्न होते हैं। इसको आप बताइए पहले। ईथर एल्किन के एल्कोक्सी उत्पन्न होते हैं। यदि एल्किन में से एक H हटा के एक OR लगा दिया जाए, एल्कोक्सी फॉर्म होता है। एक OR लगा दिया जाए तो प्राप्त होता है ROR। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O और इनको ROR से शो किया जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट चीज देखिए, जल के डाई अल्किल उत्पन्न होते हैं। ये जल के डाई अल्किल उत्पन्न होते हैं, जबकि अल्कोहल के मोनो अल्किल उत्पन्न होते हैं। जल का सूत्र होता है H2HOH। इसमें से 2 H हटा दें अपन और 2 R लगा दें,
प्राप्त होगा R होगा, यानी जल की डाइलेक्ट्रिक उत्पन्न है एल्किल का मतलब R। और अल्कोहल के मोनोएल्किल उत्पन्न होते हैं, प्राप्त हो गया R होगा। जल के डाइलेक्ट्रिक दोनों H को डाल दिया, दोनों R से, एक H को डाल दिया एक R से, ठीक है ना, ये हो गया ईथर। जल्दी से डालिए इसको, जल्दी से डालिए भाई। नेक्स्ट देखिए ईथर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, ईथर का वर्गीकरण देखिए। ईथर को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है साधारण ईथर जिसे सरल ईथर भी बोलते हैं और इसे सम्मिलित ईथर भी बोलते हैं। एक होता है असम्मित ईथर, इसे मिश्रित ईथर भी बोलते हैं। पहला होता है साधारण, सरल या सम्मित ईथर। देखिए इस प्रकार के ईथर में ऑक्सीजन परमाणु से संलग्न एल्किल समूह कैसे होते हैं, समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान, यानी ROR। ऑक्सीजन के दो लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों R जो हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान, यानी R R। दोनों एल्किल समूह समान हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, पहला यदि आप यहाँ R की वैल्यू CH की ले रहे हो तो यहाँ पे भी CH की लेनी पड़ेगी आपको, यानी कि दोनों और एल्किल समूह कैसे समान। दूसरा है C2H5 है और OC2H5, दोनों और एल्किल समूह कैसे समान, कैसे हैं, समान। ये डाई एल्किल ईथर है, इसे हम डाई एल्किल ईथर या डाई एल्किल ईथर बोलते हैं। नेक्स्ट है यदि R के स्थान पे यहाँ AR हो, AROAR, ये AR का मतलब एरिल समूह होता है। कौन सा होता है, एरिल। AR को हम एरिल समूह से शो करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है C6H5। ये जो समूह होता है एरिल समूह है। कौन सा है, एरिल समूह है, जिसको हम एरिल समूह से भी जानते हैं। ये हो गया आपका साधारण या सम्मिलित ईथर। कौन सा ईथर है, साधारण या सम्मिलित ईथर है। नेक्स्ट दूसरा ईथर होता है इसमें असम्मित ईथर, इसको आप उतारिए, पहले आप इसको उतारिए, जल्दी से उतारिए। नेक्स्ट देखिए असम्मित या मिश्रित ईथर। असम्मित या मिश्रित ईथर में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ने वाले जो एल्किल समूह होते हैं वो समान नहीं होते हैं, भिन्न-भिन्न होते हैं। ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ने वाले एल्किल समूह समान नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, भिन्न-भिन्न होते हैं। यानी R सिंगल बॉन्ड को R, ये एल्किल समूह अलग होगा, ये समान अलग होगा, ठीक है ना। यानी R और R इसमें समान नहीं होते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, R और R इसमें समान नहीं होते हैं। जैसे देखिए पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे R ले लिया CH3, यहाँ ले लिया मैंने C2H5। ये देखिए ये तो है मेथिल, ये क्या है, एथिल। इसका नाम क्या होगा, एथिल मेथिल ईथर। दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड O और ये हो
आपका C6H5, ये है मेथिल, ये है फेनिल, तो हो गया मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है O और ये हो गया CS, C6H5OCS। इसको अपन एनिसोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनिसोल। और एक एग्जांपल हो रहा है इसका, यहाँ पे लिखा मैंने C2H5 और यहाँ लिखा मैंने आपका, दोबारा देखिए, देखिए भाई यहाँ लिखा C2H5, यहाँ लिखा O C6H5, ये एथिल है, ये फेनिल है। सबसे पहले एथिल बोला जाता है, एथिल, और फिर फेनिल, और फिर क्या है? ईथर। इसको अपन ऐसे लिखते हैं, बेंजीन वगैरह बनाते हैं इस प्रकार से। ये हो गया फेनिल, के ऊपर लगा हुआ है C2H5, OC2H5, सॉरी, OC2H5। ये आपका कहलाता है फेनिटोल। क्या कहलाता है? फेनिटोल। ये आपका है एनिसोल, ये आपका है फेनिटोल। तो ऐसे ईथर है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु जुड़ने वाले जो एल्किल समूह हैं वो समान नहीं होते हैं, या हैलिल समूह समान नहीं होते हैं, उनको कहते हैं अपन असममित या मिश्रित ईथर। जैसे यहाँ पे तो है क्या, मेथिल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मेथिल, यहाँ पे फेनिल है, यहाँ पे एथिल, यहाँ पे फेनिल। तो ये समूह कहलाते हैं असममित या मिश्रित ईथर में होते हैं। इनको उतारिए आप जल्दी से, फिर में चलते हैं आगे भाई, जल्दी से उतारिए। उतारिए भाई जल्दी से। फिनॉल का, सॉरी, ईथर के नामकरण की पद्धतियां देखो। ईथर के नामकरण की दो पद्धतियां होती हैं, एक होती है साधारण पद्धति, एक होती है आयुर्वेदिक पद्धति। ईथर के नामकरण की दो पद्धतियां हैं, एक है साधारण पद्धति, एक है आयुर्वेदिक पद्धति। इसको मिटा रहा हूं मैं। साधारण पद्धति में क्या होता है? इसमें क्या होता है साधारण पद्धति में कि इस पद्धति में ईथर को डाइएथर ईथर बोला जाता है। इस पद्धति में ईथर को डाइएथर ईथर बोला जाता है। अब इसके एग्जांपल देखिए, जैसे पहला एग्जांपल दिया मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड OCH3, तो ये यहाँ पे मेथिल मेथिल, तो ये हो गया डाइमेथिल ईथर। यदि अलग-अलग एल्किल समूह उपस्थित हैं तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से बोला जाता है। जैसे CH3 यहाँ पे लगा देंगे C2H5, ये तो हो गया मेथिल, ये हो गया एथिल। एथिल स्टार्ट होता है E से, मेथिल स्टार्ट होता है M से। तो पहले क्या बोलेगा? एथिल, उसके बाद क्या होता है? मेथिल। क्योंकि ये मेथिल है, ये एथिल है। मेथिल M से स्टार्ट होता है, एथिल E से स्टार्ट होता है। तो पहले क्या होता है? एथिल, उसके बाद क्या होता है? मेथिल, उसके बाद ईथर। एथिल मेथिल ईथर, ठीक है ना। नेक्स्ट है आयुर्वेदिक पद्धति। आयुर्वेदिक पद्धति, आयुर्वेदिक पद्धति में क्या होता है? ईथर को एल्कोक्सी एल्कीन बोला जाता है। एल्कोक्सी एल्कीन कहा जाता है। एल्कोक्सी एल्कीन बोला जाता है। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, CH3OCH3, ठीक है। तो ये जो भाग होता है एल्कोक्सी होता है, या फिर इसको मान लो तो छोटा समूह होता है ऑक्सीजन के पास, कम कार्बन परमाणु के एल्किल समूह को एल्कोक्सी बोला जाता है। इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन।
मेथॉक्सी मेथेन। दूसरा एग्जांपल देखो CH3 सिंगल बॉन्ड O और ये CH2 CH3, इसको बोलेंगे एल्कोक्सी नहीं मेथॉक्सी, मेथॉक्सी एथेन। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए भाई, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O और ये CH2 CH2 और CH3, ये हो गया एथॉक्सी और आगे क्या प्रोपेन। ये है आपका एथॉक्सी प्रोपेन। क्या है? एथॉक्सी प्रोपेन। यदि इसको मैं ऐसे लिखूं चौथे को, चौथा एग्जांपल CH3 CH और ये हो गया इनसे CH3 और ये O और ये CH3, तो इसका नाम क्या है? इसको आप अंक लीजिए 1 2 3, 2 पे लगा है वो CH3, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन है। एक लास्ट एग्जांपल देखिए C2H5 सिंगल बॉन्ड O, चलो अब इसको छोड़ दो, देखिए जैसे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड OCH2 CH2 और सिंगल बॉन्ड O और CH3, इस प्रकार से एग्जांपल है। तो इसका बंधन कीजिए 1 2 या 1 2, एक पे क्या लग रहा है मेथॉक्सी, दो पे मेथॉक्सी लग रहा है, तो 1 2 डाई मेथॉक्सी मेथेन। दोबारा सुनो, सुनिए दोबारा से, एक पे मेथॉक्सी लग रहा है, दो पे मेथॉक्सी लग रहा है, तो 1 2 डाई मेथॉक्सी, 1 2 डाई मेथॉक्सी, 1 2 डाई मेथॉक्सी एथेन, ये इसका नाम है। एक एग्जांपल देखो छठवां, जैसे एग्जांपल है C6H5 सिंगल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 यहां पे लगा CH3। सबसे पहले आप इसका अंकन कीजिए, तो 1 2 3 4, देखिए इसका नाम क्या है? 3 मेथिल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, 3 मेथिल ब्यूटॉक्सी बेंजीन इसका नाम है। ठीक है, तो ये इसके नाम पर हो गया 2 मेथिल ब्यूटॉक्सी 3 मेथिल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। इसके बाद इथर बनाने की कुछ विधियां हैं, इनको देखिए। ईथर बनाने की विधियां देखिए, ईथर बनाने की कितनी विधियां हैं? देखो ईथर बनाने की 2 विधियां होती हैं, पहली है आपकी प्रयोगशाला विधि और दूसरी है आपकी औद्योगिक विधि। पहली है प्रयोगशाला विधि। पहली है आपकी प्रयोगशाला विधि। ईथर बनाने की पहली विधि है बेटा प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है कि इस विधि में डाई ईथर को बनाया जाता है, जिसे एथॉक्सी एथेन कहते हैं, जिसके लिए प्रक्रम काम में लिया जाता है, जिसे कहते हैं विलियमसन ईथर सतत ईथरीकरण प्रक्रम, विलियमसन सतत ईथरीकरण प्रक्रम काम में लिया जाता है। इसमें एथेनॉल के आदित्य को सांद्र H2SO4 अम्ल के साथ पहले 373 केल्विन पर ताप पर गर्म किया जाता है, उसके बाद तापमान और ज्यादा कर दिया जाता है 413 केल्विन पर, जिसके फलस्वरूप अपने को डाई ईथर प्राप्त हो जाता है। दोबारा सुनो, एथेनॉल के आदित्य को सांद्र H2SO4 अम्ल के साथ, कंसंट्रेट H2SO4 अम्ल के साथ पहले 373 केल्विन ताप पर, पहले 373 केल्विन ताप पर
उसके पश्चात 413 केल्विन ताप पर अभिकृत किया जाता है। जिसके फलस्वरूप डाई एथिलीन प्राप्त होता है। रिएक्शन देखिए C2H5OH, इसकी रिएक्शन में आते हैं H2SO4 को मैंने इसके तोड़ के लिखा है HHSO4। तापमान होता है 373 केल्विन। यहाँ से गया OH, यहाँ से गया H, क्या निकल गया H2, ये इसमें जुड़ जाता है H2 भाग, प्राप्त होता है C2H5HSO4 C2H5HSO4। C2H5HSO4 प्राप्त हुआ है अपने को C2H5HSO4, इसे कहते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसकी रिएक्शन कराते हैं इसके साथ दोबारा से, इसकी अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, एथेनॉल के साथ कराते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एथेनॉल को लिखते हैं C2H5OH, यानी इसको मैं लिख रहा हूं CH3CH2HSO4 प्लस इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, C2H5OH। यहां से निकल गया H2SO4, ये इसमें और जुड़ जाता है। तापमान 413 केल्विन, प्राप्त होता है CH3CH2OCH2CH3, बाहर निकल जाता है H2SO4, ये प्राप्त हो जाता है। इसे कहते हैं डाई एथिलीन। क्या कहते हैं इसको, डाई एथिलीन, जिसे अपन मेथॉक्सी एथेन भी कहते हैं। दोबारा सुनो, एथेनॉल का आधिक्य को कंसंट्रेट H2SO4 अम्ल के साथ पहले 373 केल्विन ताप पर, उसके बाद 413 केल्विन ताप पर अभिकृत किया जाता है, जिसके फलस्वरूप अपने को डाई एथिलीन प्राप्त हो जाता है। C2H5OH की रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ, यहां से H2 बाहर निकल जाता है, प्राप्त होता है C2H5HSO4। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं दोबारा से एथेनॉल के साथ, क्योंकि एथेनॉल का आधिक्य है। यहां से दोबारा से H2SO4 निकल जाता है और प्राप्त हो जाता है CH3CH2OCH2CH3, इसे डाई एथिलीन बोला जाता है। उतारिए आप पहले इस प्रक्रिया को, उसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी से उतारिए। जल्दी से उतारिए भाई। डाले हो भाई। नेक्स्ट देखिए आगे, मिटा रहा हूं मैं इसको। प्रयोगशाला विधि में देखिए, इसमें क्या होता है नेक्स्ट, इस जो अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की है, इस अभिक्रिया में ईथर के साथ H2SO4 भी बनता है। ये जो अभिक्रिया की थी मैंने, इसमें ईथर के साथ H2SO4 भी बनता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कंसंट्रेट H2SO4 की थोड़ी सी मात्रा एथेनॉल को ईथर में परिवर्तित करने के लिए समर्थ होती है और अभिक्रिया सतत रूप से चलती रहती है, चल सकती है। लेकिन इस अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता। इसके दो कारण हैं। इस अभिक्रिया में जल भी बनता है जो कंसंट्रेट H2SO4 को डाइल्यूट H2SO4 में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि सांद्र H2SO4 को तनु H2SO4 में परिवर्तित कर देता है। और सांद्र H2SO4 का एक भाग
एल्कोहल का ऑक्सीकरण करके स्वयं SO2 में अपचयित हो जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया में H2SO4 को बार-बार बताया जाता है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, उपर्युक्त प्रक्रिया में देखिए आपकी लिखते जाइए, उपर्युक्त प्रक्रिया में ईथर के साथ H2SO4 बनता है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कंसंट्रेट H2SO4 की थोड़ी सी मात्रा एथेनॉल को ईथर में परिवर्तित करने के लिए समर्थ होती है। ईथर में परिवर्तित करने के लिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है और प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है ना भाई, और प्रक्रिया सतत रूप से चल सकती है तथा प्रक्रिया सतत रूप से चल सकती है। लेकिन इस प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, जिसके दो प्रमुख कारण हैं, दो मुख्य कारण हैं। पहला क्या है? सबसे पहला कारण है, इस प्रक्रिया में जल बनता है। इस प्रक्रिया में जल बनता है जो कंसंट्रेट H2SO4 को तनु H2SO4 में बदल देता है। परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित कर देता है। दूसरा कारण क्या है? कंसंट्रेट H2SO4 का एक भाग एल्कोहल का ऑक्सीकरण करके, कंसंट्रेट H2SO4 का एक भाग इसका ऑक्सीकरण करके एल्कोहल का ऑक्सीकरण करके स्वयं SO2 में अपचयित हो जाता है। SO2 में अपचयित हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस प्रक्रिया में H2SO4 को पुनः बदलना पड़ता है। देखिए भाई, उपर्युक्त प्रक्रिया में जो ईथर के साथ H2SO4 बनता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है प्रक्रिया में कंसंट्रेट H2SO4 की थोड़ी सी मात्रा एथेनॉल को ईथर में परिवर्तित करने के लिए होती है और प्रक्रिया सतत रूप से चल सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिसके दो रीजन हैं। पहला कारण ये है कि प्रक्रिया में जल बनता है जो कंसंट्रेट H2SO4 को डायरेक्ट H2SO4 में परिवर्तित कर देता है।
करता है जो कि सांद्र H2SO4 को तनु H2SO4 में बदल देता है। सांद्र H2SO4 को तनु H2SO4 में बदल देता है। कंसंट्रेट H2SO4 का एक भाग अल्कोहल का ऑक्सीजन करके स्वयं SO2 में अपचयित हो जाता है। कंसंट्रेट H2SO4 का एक भाग अल्कोहल का ऑक्सीजन करके SO2 में अपचयित हो जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया में H2SO4 को पुनः बदलना पड़ता है। ये इसके दो मुख्य रीजन हैं, उनको आप बता दीजिए जल्दी से। इनको आप जल्दी से बता दीजिए, उसके बाद मैं एक चित्र बना के आपको समझाता हूं। जल्दी से बता दीजिए आप। जल्दी से बताइए भाई। इन दोनों पॉइंट को बताइए। नेक्स्ट इसके बाद देखिए विधि। विधि में क्या होता है, इसको मिटा रहा हूं यहां से। विधि में देखिए क्या होता है कि इस विधि में आसवन फ्लास्क में 100 ml अपन परिशुद्ध एथेनॉल लेकर उसमें 50 ml कंसंट्रेट H2SO4 मिलाते हैं, ठीक है ना। इसके पश्चात फ्लास्क को वायु ऊष्मा पर अपन 413 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जिसके फलस्वरूप डाई एथिल ईथर आश्रित हो जाता है, जिसे वर्कमैन के ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है। इसकी प्रोसेस क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले आश्रित फ्लास्क में 100 ml परिशुद्ध अल्कोहल को लिया जाता है। विधि क्या होती है, आश्रित फ्लास्क में 100 ml परिशुद्ध एथेनॉल को लिया जाता है। उसमें 50 ml के आसपास क्या मिलाते हैं, एथेनॉल, कंसंट्रेट H2SO4 मिलाते हैं। इसमें कंसंट्रेट H2SO4 को मिलाते हैं और इसे 413 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिसके माध्यम से डाई एथिल ईथर अपने को प्राप्त हो जाता है और इसे बर्फ में रखे ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है। इस विधि से देखिए प्राप्त ईथर में कुछ अशुद्धियां होती हैं, जैसे एथेनॉल की अशुद्धि होती है, H2O की होती है, SO2 की होती है। अशुद्ध ईथर को पृथककारी कीप की सहायता से कीप में लेकर NaOH से तनु विलयन के साथ हटाया जाता है, जिससे SO2 की अशुद्धि दूर हो जाती है और प्राप्त विलयन की ऊपरी ईथरी सतह को पृथककारी कीप की सहायता से अलग करके उसको 50% कैल्शियम क्लोराइड के साथ उसे हिलाया जाता है, जिसके माध्यम से उसका प्रभावी आसवन किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड से शुष्क करके उसका प्रभावी आसवन किया जाता है और 306 से 308 मिलीमीटर पर शुद्ध ईथर प्राप्त हो जाता है, ठीक है।